हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्यू प्रेप गुरु। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है और इस पर हमने डिस्कशन पहले भी किया है। जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेरेशन कमीशन ने यह कहा है कि उसका जो फाइनल रिपोर्ट होगा वो 2011 सेंसस के आधार पर होगा और साथ ही वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की जो डिफ़िकल्ट टेरेन है, पहाड़ी वगैरह वगैरह हैं और जो कम्युनिकेशन का ज़रिया है, ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है, कन्वीनियंस वगैरह जो लोगों का है, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाएगी, यानी डिलिमिटेशन किया जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर जो है लास्ट ईयर सेंटर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, क्योंकि पिछले साल जो है जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 2 साल पहले पास किया गया था हमारे पार्लियामेंट से, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जैसे दो टेरिटरी में बदल गया था और जम्मू कश्मीर जो है स्टेट से हट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। 2019 अगस्त तक जो है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो दो तरीके से किया जाता था। पहला लोकसभा सीट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत और दूसरा स्टेट असेंबली सीट के लिए जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एंड जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 के तहत। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है आफ्टर एवरी सेंसस। सेंसस जो है एक्चुअल में पॉपुलेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे डेटा देता है, जो कि एक रेडी रेफरेंस डेटा की तरह काम करता है। ये एक्ट जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था 1952 में। दैट वाज अ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952। लेकिन एक्चुअल में नोट करने वाली बात यह है कि इस एक्ट के पास होने के पहले ही पहला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया गया था 1950-51 में, आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन जो है आज तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है और नोट करने वाली बात यह है कि सेंसस 1981 और 1991 के बाद जो है इसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है लीगली बाउंड नहीं है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है हर सेंसस के बाद कॉन्स्टिट्यूट हो ही हो, ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इसमें इलेक्शन कमीशन जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसके मेंबर्स को हम देखें तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और बाकी स्टेट्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से। फंक्शन देखें तो इसका मुख्य काम है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं असेंबली इलेक्शन के लिए और लोकसभा इलेक्शन के लिए उसको डिटरमाइन करना, और जो सीट्स ये आइडेंटिफाई करता है उसमें यह भी देखता है कि कौन सी सीट्स SC ST के लिए होनी चाहिए और इसके लिए वो किस सेंसस का डेटा इस्तेमाल करता है। जहाँ पर इनकी आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पर ही जो रिजर्व सीट्स हैं उनको अलोकेट किया जाता है। ये जो है डिलिमिटेशन कमीशन का जो डिसीजन है उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन था 2017 का, जिसमें कि NGT जो नॉर्थ बेंच है दिल्ली में उसको प्रिंसिपल बेंच आइडेंटिफाई किया था, उसको इसने डिसअप्रूव कर दिया है। इसके डिटेल्स को जान लेते हैं। एक्चुअल में हुआ यूँ था कि एक केस जो है जो कि NGT चेन्नई जोन में चल रहा था, साउथ जोन में, वहाँ से ट्रांसफ़र करके जो NGT नॉर्थ बेंच दिल्ली में है वो अपनी तरफ अपने पास ले रहा था, जिसको इसने डिनाई कर दिया बिकॉज उसका ये कहना था कि केस को ट्रांसफ़र करना मीन्स इट्स डिनाइंग एक्सेस टू जस्टिस। और इसी के बाद उसने ये भी कहा कि ये जो प्रिंसिपल बेंच का जो दर्जा है वो भी कैंसिल किया जाए। एक्चुअल में NGT के 5 जोनल बेंचेस हैं। सेंट्रल जोन भोपाल में, ईस्ट जोन कलकत्ता में, सेंट्रल जोन भोपाल में, ईस्ट जोन कलकत्ता में, नॉर्थ जोन जो है न्यू दिल्ली में, साउथ जोन है वो चेन्नई में और वेस्ट जोन है वो पुणे में, राइट। तो इस डिसीजन के बाद जो मद्रास हाई कोर्ट का जो भी जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर जो है NGT एज ए प्रिंसिपल बेंच काम नहीं करेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन नहीं जाता या फिर हाई कोर्ट फिर से इसको रिव्यू नहीं करता। इस डिसीजन के NGT के बारे में हम लोग जान लेते हैं। NGT जो है 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका मुख्य पर्पस है, एज द नेम सजेस्ट, ग्रीन शब्द है, इन्वायरमेंटल केसेस को डील करने के लिए। इट इज़ गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब ये है जो हमारे लीगल लॉज हैं उसकी जो बाउंड्री है उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर या CRPC, CPC, IPC जैसे कोई भी लॉज इस पर
उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होते हैं। मेन फोकस है कि जस्टिस सही तरीके से मिलना चाहिए। नेक्स्ट है लिम्फेटिक फिलराइसिस और एलिफेंटाइसिस। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, एक तरीके का ट्रॉपिकल डिजीज़ है जिसमें कि एक पैरासाइट होता है, फिलेरियल पैरासाइट, जो कि मॉस्किटो के अंदर चला जाता है। मीन्स मॉस्किटो एक्ट्स एज अ होस्ट, और फिर जब ये मॉस्किटो बाइट करता है किसी ह्यूमंस को तो उसको इस तरीके का हाथी जैसा मोटा पैर हो जाता है उसका, और इसी को कहते हैं एलिफेंटाइसिस। एलिफेंट के नाम से ही पड़ा, क्योंकि एलिफेंट के पैर के नाम से ही पड़ा है। इसका सिम्टम्स एज यू कैन सी स्वेलिंग ऑफ लेग्स, और देयर इज अ सोशल स्टिग्मा अटैच टू दिस ऑल्सो, कि ये हो जाता है तो लोग उसको घिन भरी नज़रों से देखते हैं। नेक्स्ट है जीका वायरस को लेकर के, यह हाल ही में न्यूज़ में था बिकॉज केरला और कर्नाटका में इसके कई सारे केसेस पाए गए हैं, और ये डर हो रहा है कि कहीं यहाँ पे केसेस फैलने ना लगे काफ़ी तेज़ी से। ये भी इसी की तरह जो है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। मॉस्किटो जो है होस्ट की तरह काम करता है। वो मेन मॉस्किटो होता है वो एडिस जेनेसिस वाला होता है, एडिस एंजेप्टी, मेनली एडिस एंजेप्टी। ये वही एडिस एंजेप्टी है जो डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर जैसे बीमारियों को फैलाता है, और यदि कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो गया तो उससे भी ये फैल सकता है। इसका कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, और यह वायरस एक्चुअल में सबसे पहले युगांडा में पाया गया था काफ़ी साल पहले। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्थ डिफेक्ट। ऐसे नॉर्मल एडल्ट पर्सन पे इससे कोई नुकसान नहीं होता है और ना ही ये फैटल होता है, लेकिन यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसे जीका वायरस चला गया तो हो सकता है जो उसके पेट में बच्चा है, जो फोटस है, उसमें ब्रेन एबनॉर्मलिटीज आ जाए, जिसे बेयर सिंड्रोम कहते हैं, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाए लीडिंग टू पैरालिसिस। WHO प्री क्वालिफिकेशन और इमरजेंसी यूज लिस्टिंग EUL। WHO ने हाल ही में डिसीजन लिया है कि भारत बायोटेक को, जो कि कोवैक्सीन बनाती है, उसको जल्द ही इसके इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी कंट्रीज़ भी इसे बेझिझक अब इस्तेमाल कर पाएंगे। एक्चुअल में इट्स अ रिस्क बेस्ड प्रोसीड्योर, जिसमें कि जो अनलाइसेंस्ड वैक्सीन्स होती हैं उनको इमरजेंसी में जो है एक तरीके से लाइसेंस दिया जाता है, ताकि जो ये बीमारी अभी फैल रही है, कोई भी बीमारी जो जिसे लग रहा है कि काफ़ी खतरा है और इसका कोई इलाज नहीं है, उसको रोका जाए, उसका ट्रांसमिशन रोका जाए, वो पैंडेमिक रूप ना ले ले, उससे पहले ही कंट्रोल किया जाए। या फिर पैंडेमिक ले लेता है तो उस केस में, जैसे कोरोना केस में ये पैंडेमिक का रूप ले चुका है, ऐसे में इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग ज़रूरी है, और भी वैक्सीन्स को ऐड करना ज़रूरी है, ताकि डिमांड जो इतनी अधिक हो चुकी है तो जब ऑप्शंस रहेंगे तो सप्लाई का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, बट रिस्क भी इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कंडीशन भी यही है कि जो भी प्रोडक्ट्स होंगे दैट शुड कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड मेंशन्ड बाय WHO, राइट। नेक्स्ट है इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक। इट इज़ अ GIS बेस्ड पोर्टल, जिसका मेन पर्पस होता है कि इट विल एक्ट एज अ वन स्टॉप रिपोजिटरी फॉर ऑल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। किसी कंपनी को कहीं इस्टेब्लिश करना है तो उसको डेटा चाहिए, तो बजाय वो फील्ड में जा करके ढूंढे खोजे, वह इस पोर्टल पे जा करके कहाँ पे किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वो देख सकती है, वहाँ पर कनेक्टिविटी है कि नहीं है वो जान सकती है, वहाँ का जो जोग्राफिकल फीचर्स है वो कैसा है वो भी जान सकती है। यानी काफ़ी सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ऑल डेट। और ये जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के अंतर्गत होगा। PDF डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।